अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉर्बेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉर्प्शन पे, और एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सॉर्प्शन कहते किसे हैं। तो सॉर्प्शन सिंपली एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब क्या है, कोई और मटेरियल आता है, वो मटेरियल आकर इस सब्सटेंस के ऊपर या तो बाइंड कर जाता है और या फिर जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉर्प्शन कहते हैं। तो सॉर्प्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज टेकन अप और बाउंड बाय एन अदर मटेरियल, ऑफन अ सॉलिड और लिक्विड। यानी कि एक मटेरियल है, कोई एक मटेरियल है, बाहर से कोई और सब्सटेंस आके उसके साथ या तो बाइंड कर जाता है या उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बायो रेमेडिएशन के अंदर सॉर्प्शन का यूज़ होता है। सॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है बायो रेमेडिएशन के अंदर। इसका काम क्या है बायो रेमेडिएशन के अंदर? कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट्स में, वहाँ से उनको रिमूव करवाना, ठीक है। तो सॉर्प्शन जो है सिंपली बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। दो इसकी मेन टाइप्स हैं, एक है एड्जॉर्प्शन और एक है एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन किस बेस पे दो टाइप्स हैं? अभी जब हमने डेफिनेशन के अंदर टू कंडीशंस की बात की थी, एक कंडीशन में हमने ये कहा था कि वो बाइंड कर जाएगा, दूसरी कंडीशन में हमने कहा था कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, पहली है एड्जॉर्प्शन, दूसरी है एब्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन डी से जो है एड्जॉर्प्शन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बाहर से जो सब्सटेंस आ रहा है वो साथ में बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो जिस चीज़ के साथ बाइंड कर रहा है उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेट, और जो उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट, और जो सब्सटेंस आकर बाइंड कर रहा है उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अ सब्सटेंस टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। तो बायो रेमेडिएशन के अंदर एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, ये सॉइल, वाटर और एयर तीनों में से जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो आकर जो सब्सटेंस बाइंड करता है, किस 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 मैकेनिज्म के थ्रू करता है? ये वंडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के थ्रू ये बाइंड करते हैं। तो कुछ जो कॉमन एड्जॉर्बेंट्स हैं जो बायोरेमेडिएशन के अंदर यूज़ होते हैं, उसमें आ जाता है एक्टिवेटेड कार्बन, क्ले मिनरल्स एंड जियोलाइट्स। इनके बारे में आगे हम सॉर्बेंट मटेरियल्स के अंदर अभी इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सेकंड है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे एक मैग्नेट है, अगर हम लेते हैं, ठीक है। मैग्नेट को अगर हम किसी मेटल के पास करेंगे तो वो मेटल उसके अंदर जाकर एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, बल्कि वो उसके ऊपर जाकर सिर्फ लग जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है। अच्छा सॉरी, एब्जॉर्प्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या वो जो सब्सटेंस है, जो भी चीज़ है, वो उसके अंदर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसके अंदर एंटर हो गई है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकॉपरेटिंग अ सब्सटेंस इनटू द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, यानी कि उसको अपने अंदर शामिल कर लेता है वो, ठीक है। तो बायोरेमेडिएशन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये सॉइल और वाटर में से, एयर में से नहीं, सिर्फ सॉइल और वाटर में से कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और मोस्ट कॉमन जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो है वो है ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें पीट, मॉस, कंपोस्ट और कंपोस्ट आ जाते हैं। उसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स में नायलॉन, पॉलीस्टर, इपॉक्सी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सिंथेटिक में सिंथेटिक पॉलीमर्स आ गए और नेचुरल के अंदर ये आ गए, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जो है ये फिजिकल और केमिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि डिसोल्यूशन और आयन एक्सचेंज। तो ये एक दफ़ा हम दोबारा से देख लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा था कि ये जस्ट बाइंड करता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि एंटर हो जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल। और सॉर्प्शन के अंदर इन दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम सॉर्प्शन कहते हैं। तो बायोरेमेडिएशन एप्लीकेशन के अंदर एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि बायोरेमेडिएशन के अंदर इसका यूज़ क्या है। कि बायोरेमेडिएशन के अंदर एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, ये ऑयल, केमिकल टाइप जो कंटामिनेंट्स होते हैं या हैवी मेटल्स हैं, इनको सॉइल, वाटर और एयर में से रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। जबकि जो एब्जॉर्प्शन है, ये पोल्यूटेंट्स को सॉइल और वाटर में से रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब्सॉर्बेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे हमने एड्सॉर्बेंट्स देखे थे, क्ले मिनरल्स वगैरह, तो ये वो सॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं। एक्चुअली ये वो मटेरियल्स होते हैं जो सॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है
कि एक तो चीज़ हमने दो सब्सटेंसेस की बात की, एक ने बाइंड करना है और एक के साथ बाइंड होना है, ठीक है। जिसने बाइंड करना है वो तो हमें पता चल गया, वो क्या होगा, वो कंटेमिनेंट होगा, ठीक है। और जिसके साथ आकर बाइंड करना है वो असल में क्या है, वो है सॉर्बेंट, सॉरी वो है सॉर्बेंट मटेरियल। तो sorbent materials are materials used to remove contaminants from contaminated environments through sorption processes. तो क्या होता है कि सॉर्बेंट मटेरियल के साथ एक्चुअली आकर कंटेमिनेंट जो है वो बाइंड करता है। तो बायो रेमेडिएशन के अंदर बहुत सारे सॉर्बेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि क्ले मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, एक्टिवेटेड कार्बन है, जियोलाइट्स हैं और बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल्स के अंदर फंजाई, बैक्टीरिया और एल्जी वगैरह आ जाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ जाते हैं। तो क्ले मिनरल्स क्या हैं? क्ले मिनरल्स इस तरह से कुछ दिखते हैं, और क्ले मिनरल्स क्या है, नेचुरली ओक्यूरिंग मिनरल्स हैं। इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होगा कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो हैं वो कंटेमिनेंट्स इसके साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि ये वाइड रेंज ऑफ कंटेमिनेंट्स यानी डिफरेंट तरह के कंटेमिनेंट्स जो है ये मतलब बहुत डिफरेंट तरह के मतलब बहुत ढेर सारे ऐसे कंटामिनेंट्स हैं जो ये कर सकता है। ऐसा नहीं कह रही कि एक वक्त में, लेकिन जाहिर सी बात है जो कंटामिनेंट्स जो बाइंड करने हैं इस सॉर्बेंट मटेरियल के साथ, डिफरेंट तरह के कंटामिनेंट्स होते हैं ना, तो ये वाइड रेंज ऑफ कंटामिनेंट्स को अपने साथ जो है वो बाइंड कर सकते हैं। जैसे हैवी मेटल्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो क्ले मिनरल्स हैं जो मोस्टली जो बायो रेमेडिएशन के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, वो हैं बेंटोनाइट, कैओलिनाइट और मोंटमोरिलोनाइट। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जैसे इसमें कंपोस्ट और पीट मॉस, सॉडस्ट वगैरह हैं। ऑर्गेनिक मैटर हमें पता है क्या होता है कि जो डिकेइंग जो प्लांट्स लीव्स वगैरह होते हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं उससे जो है बनता है ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें पता है, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट्स होने का फ़ायदा ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस एक्चुअली करना होता है उनको यहाँ से न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। और इनका भी जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और ये कंटेमिनेंट्स को एक तो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर रिटेन करते हैं, मतलब अपने अंदर कंटेमिनेंट्स को रखते हैं, ठीक है, जब तक आकर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आकर इनको डिग्रेड नहीं कर देते। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो हाईली पोरस मटेरियल है। हाईली पोरस मटेरियल का मतलब ये है कि इसके अंदर पोर्स होते हैं, और ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम वीओसीज भी कहते हैं, पीसीबीज और हैवी मेटल्स को अपने साथ एड्जॉर्ब करता है। AD है ये, ठीक है, एड्जॉर्ब करता है। और उसके अलावा ये ज़्यादातर कोकोनट शेल्स, वुड और कोल वगैरह से इसको डिराइव किया जाता है, और बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है ताकि इसका सरफेस एरिया मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए और इसकी पोरोसिटी इंक्रीज़ की जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स भी मिनरल्स हैं, ठीक है, ये भी पोरस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और ये भी कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो है ये बहुत सारे कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, अमोनिया, वीओसीज वगैरह। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल्स। बायोलॉजिकल मटेरियल्स में बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी आ जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मटेरियल्स के थ्रू जो सॉर्प्शन होती है उसे हम कहते हैं बायोसॉर्प्शन। बायोसॉर्प्शन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड मैंने की हुई है, वो है मेरे ख्याल से हैवी मेटल्स के रिमूवल पे वीडियो है, ठीक है। उसके अंदर बायोसॉर्प्शन के बारे में बताया हुआ है कि बायोसॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी वगैरह को एज ए सॉल्वेंट मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के अंदर जो है इसका बहुत यूज़ है। और उसके अलावा मतलब वही वाली बात आगे आ गई कि बायोसॉर्प्शन, बायोडिग्रेडेशन वगैरह के थ्रू जो है फिर आगे जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। अच्छा, अब ये हमने इतने सारे सॉल्वेंट मटेरियल्स पढ़े हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्वेंट मटेरियल यूज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेमिनेंट जो है उसको मतलब कि कौन सा कंटेमिनेंट है जिसको बाइंड करना है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जो हर तरह के सॉल्वेंट मटेरियल के साथ बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हमने देखनी है कि कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन कौन से सॉल्वेंट मटेरियल के साथ सूटेबल है। तो सॉल्वेंट मटेरियल्स को कंपैटिबल होना चाहिए बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से भी, कि जो प्रोसेस यूज़ करें उसमें भी वो सॉल्वेंट मटेरियल आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना करे। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सॉल्वेंट मटेरियल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सॉल्वेंट मटेरियल्स भी हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं बायोडिग्रेडेशन के लिए। तो इसलिए कंडीशंस के हिसाब से सॉल्वेंट मटेरियल्स को सेलेक्ट करना चाहिए।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ सॉर्प्शन, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है पीएच है, टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, पोर साइज, सरफेस एरिया और केमिकल कंपोजिशन। तो पीएच जो है, पीएच भी अफेक्ट करती है, पीएच भी इन्फ्लुएंस करती है सॉर्प्शन को। पीएच की वजह से जो सॉर्बेंट मटेरियल है उसका चार्ज चेंज हो जाता है, ठीक है, चार्ज चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्ले मिनरल्स की बात करते हैं, क्ले मिनरल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो लो पीएच पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो इट मीन्स इसने नेगेटिवली चार्ज कंटेमिनेंट्स को अब अट्रैक्ट करना है, ठीक है, उनको सोब करना है। लेकिन हाई पीएच पे क्या होता है, हाई पीएच पे इसका जो है वो चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज कंटेमिनेंट्स को सोव करेंगे। तो पीएच से इस तरह से जो सॉर्बेंट मटेरियल्स है उसके ऊपर अफेक्ट होता है और इस तरह से पूरा सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उस पर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। तो सॉर्प्शन जो है वो सॉर्प्शन कैपेसिटी जो है टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती है। टेम्परेचर जो है वो उसकी वजह से जाहिर सी बात है जो कंटेमिनेंट और सॉर्बेंट मटेरियल है उनके दरमियान में जो एक जो रिएक्शन होता है उसको इसने अफेक्ट करना है। जनरली अगर हम देखें तो टेम्परेचर की वजह से जो सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, ओवरऑल जो सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम होती है। वो क्यों कम होती है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा तो जो बाइंडिंग फोर्सेस होंगी सॉर्बेंट मटेरियल और कंटेमिनेंट के दरमियान वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक फिनोमिना है जिसे हम डीसॉर्प्शन कहते हैं वो भी हो सकता है। डीसॉर्प्शन क्या है, डीसॉर्प्शन सॉर्प्शन का उल्टा है, सॉर्प्शन में आकर वो बाइंड कर रहा है तो डीसॉर्प्शन के अंदर वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से कैपेसिटी जो है वो कम होती है टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ने से। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। तो दूसरे आयंस जो सॉइल के अंदर अगर प्रेजेंट होंगे या वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो भी क्या है, उनकी वजह से फिर एक कंपटीशन बन जाएगा कंटेमिनेंट्स में और उसमें, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, जैसे एक सॉइल है, ठीक है, सॉइल में अगर जो सॉर्बेंट मटीरियल है, सॉर्बेंट मटेरियल है वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और सॉइल पे और यहाँ पर कोई और आयन पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब इस सॉर्बेंट मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन्स कि जो कंटेमिनेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज आएगा। अब ये जब पॉजिटिवली चार्ज यहाँ आएगा ना तो ये जो सॉइल में जो कोई और आयन प्रेजेंट होंगे वो इसको रिपेल करेंगे जिसकी वजह से ये बाइंड नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो दूसरे आयन जब प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह से कंपटीशन बन जाता है, वो इस तरह से आकर उन कंटेमिनेंट्स को साथ बाइंड नहीं होने देते। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि ऐसा होता है कि अक्सर ये जो आयंस हैं ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉर्प्शन साइट है ना, सॉर्प्शन साइट वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर सॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। तो इसकी वजह से ओवरऑल सॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो फिर कम हो जाती है। पोर साइज, अच्छा ये सब कंडीशंस में नहीं है, ये कुछ कंडीशंस में है कि अगर इस तरह से होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। उसके अलावा पोर साइज़ भी सॉल्वेंट मटेरियल्स का इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह का जो कंटेमिनेंट है वो सोब होगा। जैसे कि ऐसे सॉल्वेंट मटेरियल जिनके अंदर जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जैसे एक्टिवेटेड कार्बन है, वहाँ पर स्मॉल ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से सोब होंगे, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और ऐसे मटीरियल जिनके लार्ज पोर्स होंगे वहाँ पर, जैसे जियोलाइट्स है, वहाँ पर लार्जर कंटेमिनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से सोब होंगे। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का पॉइंट हमने जैसे पहले भी कहा है, सरफेस एरिया की वजह से भी जो है वो इसकी जो एक्टिविटी है, सॉरी जो सॉर्प्शन कैपेसिटी है उस पर असर पड़ता है। होता क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन का होता है, उतने ज़्यादा कंटेमिनेंट जो है वहाँ पर सोर्ब हो सकेंगे, बजाय इसके कि जितना कम सरफेस एरिया होगा उधर उतने कम कंटेमिनेंट सोर्ब हो सकेंगे। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से सॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन। तो सॉर्बेंट मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जैसे कि क्ले मिनरल्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ कैटायनिक कंटामिनेंट्स को ही सोप कर सकते हैं क्योंकि उनका जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि कौन सा सॉर्बेंट मटेरियल का उसका मतलब केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो उस हिसाब से उसको जो है वो यूज़ करना होता है। अच्छा नेक्स्ट आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले है इनहेंस
बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को की बायोडिग्रेडेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सॉर्प्शन की वजह से थोड़ी सी ये आसानी हो जाती है। सॉर्प्शन ने जो है वो ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स जैसे कि पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स वगैरह, इनको जो है वो इमोबिलाइज करना होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो इमोबिलाइज करेंगे, मतलब कि इमोबिलाइज से मुराद, मोबिलाइज का मतलब कि वो हरकत करें, इमोबिलाइज की वो हरकत नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बायोडिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो इजीली उनको कंटेमिनेंट्स को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। जब एक एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर वो प्रेजेंट हैं और वो उधर ही रहेंगे, तो क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वो एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो वो आकर उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी बायोडिग्रेडेशन हो जाएगी। तो सोलर मटेरियल जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, क्ले मिनरल्स वगैरह जो हैं वो इस काम के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन ऑफ हैवी मेटल्स। इमोबिलाइजेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन सॉइल। तो हैवी मेटल्स जैसे कि लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये जो हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। तो इनको जो है वो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनकी मोबिलाइजेशन जो है वो भी सॉर्प्शन के प्रोसेस से होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राउंड वाटर वगैरह के अंदर ये नहीं जाते, फिर ये लीच नहीं करते, इनकी लीचिंग नहीं होती है, तो जिसकी वजह से फिर क्या है कि इनकी डिग्रेडेशन बाद में हो जाती है, ठीक है। सॉल्वेंट मटेरियल जैसे कि क्ले मिनरल, जियोलाइट्स वगैरह जो है वो हैवी मेटल्स को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स टू ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। तो सॉर्प्शन जो है वो कंटेमिनेंट्स को माइग्रेट भी नहीं होने देती। जैसे फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वैसे ही ये पॉइंट है, जैसे उसमें ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को उसने कहीं नहीं जाने देना। सेकंड के अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था कि हैवी मेटल्स को कहीं नहीं जाने देना, ठीक है, उनकी लीचिंग नहीं होने देनी। और इसके अंदर क्या है कि किसी दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर कहीं इधर उधर और नहीं जाने देना कंटेमिनेंट्स को, ठीक है। तो सॉल्वेंट मटेरियल जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन, क्ले मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह क्या करते हैं, ये कंटेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि उनकी माइग्रेशन नहीं होती, आसपास के इन्वायरमेंट्स में वो नहीं जाते हैं, वहाँ उन इन्वायरमेंट्स को नुकसान नहीं पहुँचाते, उधर ही रहते हैं और उधर ताकि उनकी बाद में बायोडिग्रेडेशन करवा ली जाए। तो ये सारा हमारा था सॉर्प्शन का प्रोसेस। इसका थोड़ा सा मतलब कि ये सारा हमने कर लिया। इसका एडवांटेज हमने देख लिया, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे हमने इसकी एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ा, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या है वो हमने इसी के अंदर एक पढ़ा था कि जैसे कि क्या है कि अगर के कुछ ऐसे सॉल्वेंट मटेरियल्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उनके ऊपर मतलब एक तो ऐसे होते हैं ना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की को काम करने में हेल्प करते हैं, और एक कुछ ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी ये कि ये बहुत एक अच्छा प्रोसेस है, ठीक है, और उसके अलावा जो है इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो ये था हमारा सॉर्प्शन का प्रोसेस। इसके अलावा बायोस ऑप्शन जो है वो आप दूसरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।